बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ को देखने जाएंगे दैट इज़ ARM के अंदर जो हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और उनका मकसद क्या है और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज इस चैप्टर के अंदर जो हम ओवरव्यू करेंगे जिन इंस्ट्रक्शंस को या उनमें शामिल है शिफ्ट, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, मेन मैं बात करता हूँ एडिशन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन एक्सट्रैक्शन एंड और इनके सिंटैक्स वगैरह क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन के अंदर ये बेसिकली हमारे पास जो जब हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो उसके लिए हम तरीक़ेकार क्या है, उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ये सबसे पहले हम उसका लिखते हैं न्यूमेरिक, जो हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हमें बताता है कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने एडिशन करनी है तो उसके लिए जो न्यूमेरिक यूज़ होता है दैट इज़ ऐड। उसके बाद जो है हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन के बाद इसके बाद आएगा दैट इज़ हमारे ऑपरेंड्स। जो सबसे पहला ऑपरेंड है दैट इज़ योर डेस्टिनेशन एंड द रिमेनिंग टू आर द सोर्सेज जिनके ऊपर आप अपनी इस न्यूमेरिक को जो है या इस ऑपरेशन को जो यहाँ पे मेंशन्ड है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप इस डेस्टिनेशन में सेव करेंगे। तरीक़ेकार ये है कि आप एडिशन करेंगे R2 को और R3 को और इनकी जो एडिशन से रिज़ल्ट जनरेट होगा उसको आप R1 में स्टोर करवाएंगे। ये 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसी की एक और फॉर्म हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर आपके पास एडिशन हो रही है और आपका रिज़ल्ट R1 में आके स्टोर हो रहा है, जबकि एडिशन परफॉर्म हो रही है R2 रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई वैल्यू और एक इमीडिएट वैल्यू जो कि 4 है। आप R2 के अंदर पड़ी हुई वैल्यू के अंदर 4 की एडिशन करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट जनरेट होगा उसको आप R1 में ला के स्टोर करवाएंगे। अच्छा, इसी की एक थंब जो ट्रेडिशनल सिंटेक्स था वो ये है जिसको आप 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। 2 ऑपरेंड के अंदर ये होता है कि जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपकी एज ए सोर्स भी काम कर रही होती है। सो दैट मीन्स कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन इस तरीके से होगी कि आप R1 के अंदर 15 को ऐड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको R1 में स्टोर करवाएंगे। सो दैट मीन्स कि R1 आपका दोनों काम करता है, डेस्टिनेशन के तौर पे भी यूज़ होता है और ये एज ए सेकेंड ऑपरेंड फॉर सोर्स भी काम करता है। तो आपकी एग्जीक्यूशन का तरीक़ेकार होगा कि आपके अंदर R1 के अंदर आपने सेकेंड ऑपरेंड को ऐड किया और जो रिज़ल्ट आया उसको आपने फर्स्ट ऑपरेंड के अंदर ही सेव भी करवा दिया। इसके हमारे पास कुछ कॉमन जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस मौजूद हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ होते हैं उनमें ADD जो हमने अभी देखी एडिशन, ADC के अंदर बेसिकली हम जो है वो कैरी को भी ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको ज़रा डिटेल में देख लेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन विद कैरी, उसके बाद आपके पास रिवर्स सब्ट्रैक्शन आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ये तीनों फंक्शंस जो हैं आपके मल्टीप्लिकेशंस के आगे हैं। इसी तरह आपके पास ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो डिवीजन के आगे हैं और ये हमारे पास सैचुरेशन के फंक्शंस आ गए हैं। अब इनको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल्स में देखते हैं। आगे इनको जिस हमने अभी बात की कि हमारे पास जो है वो ऐड विद कैरी है, तो ऐड विद कैरी या इस काम के लिए हमें जो है वो ये देखना पड़ता है कि जब आप एडिशन करें तो उसके अंदर आपका अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो हम उसको यूज़ कर सकें फॉर एनी पर्पज़। उसके रिज़ल्ट के ऊपर हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या एडिशन के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। इस तमाम मकासद के लिए जो हमें चीज़ चाहिए वो ज़रूरी है कि आपके पास जो कैरी फ्लैग है वो एक्टिव भी हो।
हमने अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, हमने पहले देखा था कि हमारे पास R15 तक हमारे पास 15 मेन रजिस्टर्स मौजूद हैं। उसके अलावा एक हमारे पास होता है PSR रजिस्टर। PSR रजिस्टर हमारे पास कहलाता है प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो स्टेटसेस हैं वो एक्टिव होते हैं ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, या हमारे जो इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के हिसाब से जो है वो इनके स्टेटसेस चेंज होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम जो है, अगर आपने जिस तरह अगर सिंपल एडिशन की थी तो उसके ऊपर ये चेंज हो जाएं। उसको चेंज करवाने के लिए कि हमारे ये फ्लैग्स इफ़ेक्ट हों, इनको हम जो इसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये सिंगल बिट वैल्यूज़ हैं मेजॉरिटी जो हमारे लिए कंसर्न हैं। वो वैल्यूज़ जो हैं सिंगल बिट वैल्यूज़, ये उस वक्त चेंज होंगी जब हम इनको अलाउ करेंगे कि ये चेंज हों, और उसके लिए जो है हमें ये एस का कंडीशन लगानी पड़ती है साथ अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर। सो दैट मीन्स कि अभी जो हमने ऐड किया था वो एडिशन तो कर रहा था, लेकिन वो हमारा कैरी फ्लैग या हमारे जो बाकी फ्लैग्स हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। अगर हम चाहते हैं कि वो इफ़ेक्ट हों और हम उनका फ़ायदा ले सकें तो हमें ऐड के साथ आगे एस लगाना पड़ेगा, और ये एस डिफ़ाइन करेगा कि हम जो है इस ऑपरेशन के केस में हमारे जो फ्लैग्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे और वो सेट होंगे अगर हमारे पास कैरी जनरेट होता है, या हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी बेसिस के ऊपर हमारे फ्लैग्स इफ़ेक्ट होंगे। इन फ्लैग्स में जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आम इंस्ट्रक्शंस के अंदर, दैट इज़ योर N, Z, C एंड V। ये चार फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। N stands for negative, Z stands for 0, C stands for carry and V stands for overflow। अब अगर आप यहाँ पे अगर हम एक इसकी डिटेल देखें, हमारे पास प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर जो है जिसको हम PSR कह रहे हैं, इसके अंदर जो है आपको तीन कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। एक आपका कहला रहा है APSR which is application program status register, IPSR which is interrupt program status register and EPSR execution PSR या program status register। ये तमाम के तमाम जो हैं अगर आप देखेंगे ये तमाम के तमाम PSR की कैटेगरी में आते हैं। जो PSR रजिस्टर है ये आपका 32 बिट रजिस्टर है, और इसके अंदर जो हम अभी जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं दैट इज़ योर N, Z, C एंड V। इसके साथ आपको Q भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये Q जो है ये आपका सैचुरेशन के केस में यूज़ होता है कि अगर आपका रजिस्टर जो है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हुई है वो आपकी अगर वो जो है वो सैचुरेट हो रही है तब आपका जो है वो Q का फ्लैग एक्टिव होगा। और ये फ्लैग जो है ये आपको जो है वर्जन 7 के अंदर आपको अवेलेबल हुआ है, ये पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं था। इसी तरह आपका जो GE फ्लैग है ये भी आपके पास जो है ये Cortex M4 और 7 के अंदर अवेलेबल हुआ है, इससे पहले ये भी अवेलेबल नहीं था। अच्छा, IPSR और EPSR को हम यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमारा जो कंसर्न है वो हमारे पास N, Z, C और V से ज़्यादा रेलेवेंट है। ये जो आपको तीनों रजिस्टर नज़र आ रहे हैं APSR, IPSR और EPSR, ये बेसिकली तीन अलहदा रजिस्टर्स नहीं हैं, ये बल्कि एक ही रजिस्टर्स के अंदर जो हैं इनकी तीनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं, और ये इनके लिए जो मेमोरी है वो रिज़र्व की गई है। जिसमें आप देख सकते हैं APSR के अंदर N, Z, C, V एंड Q के लिए जो बिट्स रिज़र्व की गई हैं वो 27 से 31 है, जबकि IPSR के अंदर उनके अगेंस्ट वहाँ पे आपको कोई और बिट नज़र नहीं आ रही। सो दैट मीन्स कि ये स्पेशल बिट्स जो हैं वो APSR के केस में यूज़ होंगी, IPSR के केस में वो यहाँ पे इनको यूज़ नहीं करेगा, इन बिट्स को। इसी तरह आपके पास EPSR के अंदर जहाँ पे आपको बिट्स नज़र आ रही हैं IC, I, IT एंड T, इसके अंदर आपको ना IPSR के अंदर कोई वैल्यू नज़र आ रही होगी और ना APSR में वैल्यू नज़र आ रही होगी। सो बेसिकली आपके ये तीनों रजिस्टर जो हैं वो कंबाइन होते हैं आपके PSR के अंदर, जिसके अंदर आपका एक हिस्सा आपका जो है वो APSR को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ हिस्सा आपका EPSR को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ हिस्सा जो है वो आपका IPSR को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसी तरह हम आगे जाके देखते हैं कि अगर हमें एडिशन करनी है, हमने 32 बिट हमने पहले एडिशन देखी, हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो 32 बिट एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो एडिशन करनी हो और वो नंबर जो हैं वो ग्रेटर देन 32 बिट हो, तो डेफिनेटली हमें उनकी एडिशन के लिए 2 रजिस्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे 64 बिट एक नंबर है, तो मुझे अगर इनको ऐड करना है तो उसके लिए मुझे उसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे और लोअर पार्ट को एक रजिस्टर में सेव करवाना पड़ेगा और इसके हायर पार्ट को दूसरे रजिस्टर में सेव करवाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कि आपकी एक एडिशन लोअर पार्ट की होगी और एक एडिशन जो है आपकी अपर पार्ट की होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग-अलग ऐड करेंगे तो उसका नुकसान हमारे पास ये होगा कि इसकी एडिशन और इसकी एडिशन अलग-अलग ही रहेगी। ये एक नंबर के तौर पे एडिशन कैसे होगी? सो आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तरीक़ेकार अगर आपने एक नॉर्मल नंबर की एडिशन में भी देखा हो तो आपके लोअर निबल और हायर निबल देखने में तो दोनों को अलग-अलग नज़र आएंगी, लेकिन उन दोनों का कनेक्टिविटी हम कैसे रखते हैं कि जब लोअर निबल अपर निबल के अंदर जो है वो कैरी जनरेट करती है तो वो उनकी कनेक्टिविटी बनती जाती है आगे। सो दैट मीन्स कि अगर आपका लोअर से जो भी कैरी जनरेट हो, अगर हम उसको अपर एरिया के अंदर उसके तमाम जो कैरीज हैं या सब्ट्रैक्शन के केस में बोरोज हैं और उनको दोनों को लिंक कर दें तो हमारे पास जो नंबर है वो 32 से 64 में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। सो इन दैट केस हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो एडिशन इस लोअर पोर्शन में हो रही है इसके केस में जनरेट होने वाला कैरी हम अगले वाले में ज़रूर भेजें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको नेक्स्ट पोर्शन में ऐड करने के लिए उसका कैरी भेज देंगे तो इसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी और आपका नंबर 32 से 64 में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने बात की कि आपके पास रजिस्टर 32 बिट है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले हम जो है एडिशन परफॉर्म करेंगे वो हम करेंगे लोअर पार्ट की, यानी लोअर 32 बिट की हम एडिशन करेंगे और इसके केस में जो कैरी जनरेट होगा उसको और हायर वाले एरिया को ऐड करेंगे। उससे हमारे पास 64 बिट की एडिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इसका तरीक़ेकार हम देखते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमने ये जो हमारे पास जो 64 नंबर्स थे, 64 बिट की जो 2 नंबर्स हमने ऐड करने थे, चूँकि हमारे पास रजिस्टर जो है वो 32 बिट कैपेसिटी का है तो हम यहाँ पे जो एक 64 बिट का नंबर है उसको 2 रजिस्टर्स में सेव करवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो 2 नंबर ऐड करने हैं A एंड B, उसके लिए हमने A को R0 और R1 में सेव करवाया है, जहाँ पे R0 के अंदर इसका लोअर पार्ट है और R1 के अंदर इसका अपर पार्ट है। इसी तरह हमारे पास B का जो लोअर पार्ट है वो R2 में मौजूद है और जो B का अपर एरिया है या उसको कहना चाहिए हायर 32 बिट्स हैं वो हमारे पास R3 के अंदर सेव हुई हुई हैं। तो हम एडिशन किस तरीके से करेंगे कि हमने जो लोअर 32 बिट्स हैं इनको ऐड करेंगे और उसके केस में हम अपने कैरी फ्लैग्स को इफेक्ट करवाएंगे। सो दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले जो एडिशन करनी पड़ेगी वो होगी ऐड S, ताकि हमारे पास फ्लैग्स इफेक्ट हों। अगर हमारे पास फ्लैग्स इफेक्ट होंगे तभी हमारे पास कैरी की वैल्यू जनरेट हो सकेगी कि आइदर वो 1 होगी या 0 होगी। और अगर हमारे पास वो वैल्यू जनरेट होगी तो फिर हम उसके बाद अगली जो एडिशन करेंगे दैट विल बी ADC, विच इज एडिशन अलोंग विद द कैरी। इसके केस में ADC के केस में ना सिर्फ हम 2 रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे बल्कि उसके अंदर हम तीसरी उस कैरी की वैल्यू को भी ऐड कर रहे होंगे जो प्रीवियसली जनरेट हुई है।
हमारे पास राइटिंग का तरीक़ेकार ये होगा कि हमने यहाँ पे देखें कि हमने दोनों चूँकि लोअर पोर्शंस को ऐड किया, तो हमारे पास जो लोअर पोर्शन है ए का, वो R0 में मौजूद है और R2 में मौजूद है। आपने इन दोनों को ऐड किया और उसको R4 रजिस्टर में सेव करवाया। आपके लोअर पोर्ट 32 बिट्स का जो एडिशन है वो R4 में मौजूद है और इसके केस में जनरेट होने वाला कैरी हमारे कैरी फ्लैग के अंदर मौजूद है। अब हमने अगली इंस्ट्रक्शन जो की है उसके अंदर हमने जो यूज किया है दैट इज अपर 32 बिट्स ऑफ योर ए और इसी तरह अपर या हायर 32 बिट्स ऑफ बी, और हमने साथ ऐड किया है कैरी फ्लैग को। हमारे पास जो R3 और R1 के अंदर जो हायर बिट्स मौजूद हैं और जो कैरी फ्लैग में हमारे पास कैरी मौजूद है, इन तीनों का जो एडिशन हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा वो हम सेव करवाएंगे R5 के अंदर। आप ये इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हम इसकी 32 बिट रजिस्टर्स को यूज़ करते हुए 64 बिट की एडिशन कर सकते हैं तो हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमें 128 बिट एडिशन करनी हो तो 128 बिट की एडिशन करने के लिए हमें 4 रजिस्टर्स चाहिए होंगे 32 बिट के। टू स्टोर अ सिंगल वेरिएबल, और इसी तरह हमें इसी तरह के 4 और 32 बिट के रजिस्टर रिक्वायर्ड होंगे हमें अपना वेरिएबल बी रिस्टोर करवाने के लिए। और इसी तरह हम जिस तरह 64 बिट की एडिशन की है हम इसकी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं हम अपना 128 बिट की एडिशन के लिए। जिस तरह हमने एडिशन की है यही सेम प्रोसीजर हम अपना सब्ट्रैक्शन पे भी लगा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि यहाँ पे आप ऊपर जो यूज़ कर रहे थे वो ADDS यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप SUBS यूज़ करेंगे। SUB इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, S इज़ फॉर setting your flags। इसी तरह SBC स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन विद कैरी, जो कि बेसिकली आपके पास जो हम यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्शन, वो चूंकि हमारा बोरो आ रहा होता है तो और वो इफेक्टिव हमें जो वैल्यू आ रही है वो चूंकि कैरी से आ रही है तो हमें जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SPC। इसी तरह जो हमारे पास जो और दो मेन फंक्शंस हैं दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अंदर भी हमारे पास दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पहले हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम आगे देखेंगे इसकी डिवीजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताता जाऊँ कि यहाँ पे हम पहले डिवीजन को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। द वन इज़ योर शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड द सेकंड वन इज़ योर लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। शॉर्ट के अंदर ये है कि आपने दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर आपका उसी रेंज में ही अवेलेबल होगा। सो दैट मीन्स कि अगर आपके दो जो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं इन R4 एंड R2, अगर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 32 बिट के अंदर ही अवेलेबल होगा। हमारे पास अगर आंसर 32 बिट में ही अवेलेबल होगा तो हमारे पास चार किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं। एक, हम सिंपल जो है वो साइंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके अंदर ये है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो जो साइंड नंबर जनरेट होगा वो R6 या हमारे डेस्टिनेशन में 32 बिट में ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह इसी की दूसरी फॉर्म मौजूद है कि हमारे पास एक अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लाई दो नंबर होंगे जो 32 बिट के अंदर ही मुश्तमिल होंगे और जो आंसर होगा वो भी जो है वो 32 बिट के अंदर ही अवेलेबल होगा, और अगर वो एक्सीड करता है तो आपके पास जो आंसर सेव होगा वो उसकी लोएस्ट 32 बिट्स ही सेव होंगी और उससे ऊपर का जो जवाब होगा वो ट्रंकेटेड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसकी दो जो हैं वो और फॉर्म्स मौजूद हैं जिसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन विद एक्यूमुलेशन भी करते हैं, जहां पे आप दो रजिस्टर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू को ऐड करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसको हम जो है वो सेव करवाते हैं R6 के अंदर।
तरीक़ेकार मल्टीप्लिकेशन का वही है कि लोएस्ट 32 बिट्स आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेंगी वो, और उसके अंदर जो आपका एडिशन पार्ट है वो ऐड होगा और जो जवाब आएगा उसको हम R6 में यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन विद सब्ट्रैक्शन का तरीक़ेकार भी यही है कि आप R4 और R11 जो दो हमारे पास सोर्सेज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर जो लोएस्ट 32 बिट्स अवेलेबल हैं, और एक्सपेक्टेडली अगर आपका आंसर 32 बिट का ही है या इन केस अगर आपका एक्सीड भी करता है तो लोएस्ट 32 बिट्स जो अवेलेबल होंगे वो आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर, उसमें से आप एक वैल्यू जिसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो जाके हमारे पास हमारी डेस्टिनेशन में सेव होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हम हर मरतबा जो है वो उसको ट्रंकेटेड कर देंगे तो फिर हमारे तो आंसर्स ठीक नहीं आएंगे। सो इन दैट केस कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ जो है वो लोएस्ट बाइट को ही सेव ना करें, हमारे पास पूरा आंसर सेव हो, तो उसके लिए हम लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। सो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास अगर हमारे पास आंसर जो है वो 32 से एक्सीड कर जाता है तो हमारे पास वो आंसर भी सेव रहता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि हम जो है वो आंसर जो है बजाय जो हमारी हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि दोनों 32 बिट्स में हैं, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो 64 बिट में जा सकता है। सो अगर उसका आंसर 64 बिट में जा सकता है तो हम उसको दो रजिस्टर्स के अंदर सेव कर लेते हैं, जिसके अंदर जो हमारा अपर मेंशन्ड रजिस्टर है ये हमारी लोएस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स को जो कि 32 बिट्स हैं उनको सेव करेगा, जबकि जो उसके अगला मेंशन्ड है ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट 32 बिट्स को सेव करेगा। और जिन दो रजिस्टर्स के ऊपर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उसके बाद मेंशन किए जाएंगे। सो इन दैट केस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्ट सेव होगा दैट विल बी इन R3 एंड R4, जिसमें R4 के अंदर हमारे पास अपर 32 बिट्स अवेलेबल होंगी और जो R3 है इसमें लोअर 32 बिट्स अवेलेबल होंगी। और इसी तरह हमारे पास जो है जो ऑपरेंड्स हैं वो उसके बाद हैं, और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको 4 ऑपरेंड्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है हमारे पास अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर हमारे पास पहले हम ऑपरेंड्स के अंदर लोअर जो है रिजल्ट को सेव करवाएंगे डेस्टिनेशन के, और इस तरह फिर हम हायर डेस्टिनेशन के 32 बिट्स को सेव करवाएंगे, और उसके बाद हमारे पास 2 बिट्स अवेलेबल होंगी जो कि हमारे पास उसको सेव करवाएंगी जिन पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन मौजूद है दैट इज़ योर SMULL, जिसके अंदर हमारे पास जो है साइंड जो है वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। इसके बाद जो हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें UMLAL और SMLAL मौजूद है। इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो R3 और R4 जिसके नाम हमारी डेस्टिनेशन है, अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ कि हमारे पास इसके 2 पोर्शन बनते हैं, ये आपकी हायर एंड दिस इज योर लोअर। सो इसके अंदर जो आपकी हायर 32 बिट्स हैं वो हमारे पास हैं R4 के अंदर, और यहाँ पे लोअर है हमारे पास R3 के अंदर। लेट्स से हमारे पास इसमें ऑलरेडी कुछ डाटा मौजूद है, या हमारे पास पहले ही कुछ डाटा हमने सेव किया हुआ है, हम पीछे से कोई एक्यूमुलेशन करते हुए आ रहे हैं। सो ये इंस्ट्रक्शन हमें ये फ़ायदा देगी कि हम जो रिज़ल्ट इसमें ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर हम ऐड करेंगे, जो अब हम R0 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ। सो ये जो आपने मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आया है उसको इस रिज़ल्ट में ऐड करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको अपडेट कर देंगे इन्हीं 2 रजिस्टर्स के अंदर। इसी तरह हम जो है इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं SMLAL के केस में। जो UMLAL है इसके अंदर हमारे पास अनसाइंड नंबर है, जबकि हम SMLAL के केस के अंदर हम साइंड मल्टीप्लिकेशन एंड एक्यूमुलेशन करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो साइंड नंबर जनरेट होगा।
यहाँ पे अगर हम अब डिवीज़न की बात करें तो उसके लिए हम वापस जाते हैं, क्योंकि डिवीज़न का प्रोसेस जो है उसके अंदर तरीक़ेकार सिंपल है कि जो हमारे पास साइंड डिवीज़न है या हमारे पास अनसाइंड डिवीज़न है, बोथ केसेस के अंदर हमारे पास एक डेस्टिनेशन है और उसके अलावा हमारे पास हमारे पास ऑपरेंड्स मौजूद हैं। और तरीक़ेकार यही होगा कि हमारे पास जो आर एन है, जो हमारा पहला जो है सोर्स ऑपरेंड है, वो हम डिवाइड करेंगे आर एम के साथ, और जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको आर डी के अंदर सेव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो यहाँ पे इसमें सेव होगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सो हमारे इसके केस के अंदर चाहे वो साइंड डिवीजन हो या अनसाइंड डिवीजन हो, हमारे पास रिमाइंडर जो है वो बाकी नहीं बचता। हमारे पास जो रिज़ल्ट है सिर्फ वो हमारे पास जो है वो सेव होता है, और वो जो सेव होता है वो हमारे पास आर डी रजिस्टर के अंदर सेव होगा, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह हम आगे चलते हैं साइन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से आगे, और हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ लॉजिकल फंक्शंस भी मौजूद हैं। इन लॉजिकल फंक्शंस में हमारे पास जो बहुत कॉमन चीज़ है दैट इज़ योर एंड और एक्सक्लूसिव और इसके अलावा जो हमारे पास है वो और नॉट गेट। ये आप लोगों ने जो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर या डिजिटल से रेलेवेंट जो भी कोर्स आपने पढ़ा हो उसके अंदर आपको ये डेफिनेटली आइडिया होगा कि आपके जो आपके पास लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड लॉजिक गेट या और लॉजिक गेट या नॉट लॉजिक गेट या एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट, उनका जो बिहेवियर है वो हम बिहेवियर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तरीक़ेकार वही है कि हमारे पास एंड क्या करता है कि हमें उसके लिए हमें उनके ट्रूथ टेबल्स का आइडिया होना चाहिए। हमारा जो एंड गेट का ट्रूथ टेबल है वो हमें डिफाइन करता है कि जब तक हमारे पास दोनों इनपुट्स एक्टिव नहीं होती या इक्वल 1 नहीं होती तब तक हमारे पास आउटपुट जनरेट नहीं होती। इसी तरह और के केस में हमारे पास कम से कम एक आउटपुट जो है, कोई एक इनपुट जो है वो उसका 1 होना ज़रूरी है, तभी हमारी आउटपुट 1 कंसीडर होती है। एक्सक्लूसिव और के केस में कोई दोनों जो हमारे इनपुट्स हैं दोनों का बिहेवियर ऑपोजिट होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो और गेट नॉट गेट है वो हमें बिहेवियर शो करता है कि जो भी हमारे पास इनपुट का बिहेवियर होगा हमारा आउटपुट उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। इसी तरह हमारे पास जो आगे हमारे फील्ड्स मौजूद हैं BIC, ये हमारे पास जो है ये बिट को क्लियर करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। इसी तरह हम कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स को जो है अपने डाटा में से जो है वो क्लियर करना चाहें तो उसके लिए हम BFC, और अगर हम कुछ स्पेशल डाटा अपने उसके अंदर इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए BFI यूज़ करते हैं। MVN इज़ बेसिकली हम डाटा मूव करने की है, लेकिन इसको हम यहाँ पे इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मूव N के अंदर हम ना सिर्फ डाटा जब मूव करते हैं तो मूव डाटा करने से पहले हम अपना डाटा तमाम का तमाम जो है ऑपोजिट कर देते हैं, यानी इसके अंदर हम नॉट की कैपेबिलिटी यूज़ करते हैं और नॉट लॉजिक को यूज़ करते हुए तमाम का तमाम डाटा सेंड करने से पहले हम उसको सारे को निगेट कर देते हैं या उसका जो भी रिजल्ट होता है उसको ऑपोजिट कर देते हैं, यानी जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे उसको हम 1 कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने एंड गेट से। एंड गेट के अंदर जो हमारी कैपेबिलिटी मौजूद है वो ये है कि हमारे पास एक्टिव 1 हमारे रिजल्ट में उस वक्त आएगा जब हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास 1 होंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक 1 है और एक 0 है तो हमारा वैल्यू 0 ही रहेगी। यहाँ पे हमने जिस तरह पहले ही बात की कि हमारे पास जो है दो अगर हम इनपुट्स लें तो एंड गेट की आउटपुट हमें कब आएगी 0 0 0 1 1 0 सॉरी 0 1 1 0 एंड 1 1, तो सिर्फ एक 1 1 वो वाहिद वैल्यू है जिसपे हमारी एंड गेट की आउटपुट जो है वो 1 आती है, वरना बाकी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर वो हमें 0 ही हमें आउटपुट में देता है। तो अगर हमें बिट वाइज लॉजिकल एंड करना हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हर बिट के ऊपर जो है उन दोनों की वैल्यू का सम क्या बनेगा।
सॉरी उनकी दोनों का ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा। यहाँ पे देखें दोनों 1 है तो हमारे पास आउटपुट में 1 है, यहाँ पे 0 1 है तो आउटपुट में 0 है, 1 0 तो हमारे पास जो है 0 ही आ रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं 0 0 भी हुआ तो तब भी हमारे पास आंसर 0 ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है हमने उसके मुताबिक चलना है। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास जो और गेट है, और गेट पर जाने से पहले इसका आप सिंबल नोट कर लें कि जब आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप उसको इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से लिखेंगे कि एंड AND एंड डेस्टिनेशन एंड देन सोर्सेज। आप जो दो सोर्सेज के ऊपर अप्लाई करेंगे और आपका रिजल्ट है वो आपकी डेस्टिनेशन R2 में यहाँ पे सेव होगा। इसी तरह हम जाके देखते हैं और गेट, तो हमारे पास जो और गेट के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होती है दैट इज ORR और उसके बाद डेस्टिनेशन एंड देन सोर्सेज। हमारे पास और गेट का जो टेबल है वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हों तो हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, तो हमारे पास आइदर एक वैल्यू जो है इनपुट की अगर वो 1 हो तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास जो आउटपुट होगा वो 0 ही होगा। सो इन दैट केस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि दोनों 1 हैं तो आपकी वैल्यू 1 हो गई है। इसी तरह यहाँ पे 0 1 है तब भी आपकी वैल्यू 1 हो गई है, और 1 0 के केस में भी आपकी वैल्यू 1 हो गई है। सो इन आइदर केस आपके पास कोई एक वैल्यू भी 1 हो जाती है दोनों ऑपरेंड्स में, तो आपके पास आउटपुट में 1 आएगा, अनटिल और अनलेस आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो 0 ना हो जाए। इसके बाद जो हमारे पास ऑपरेंड मौजूद है, सॉरी मेरी स्लाइड जो है वो विजिबल नहीं हो सकी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और गेट के अंदर जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ORR, और उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन आ जाती है और उसके बाद हमारे दोनों ऑपरेंड्स आ जाते हैं। जो हमारे और गेट का ट्रुथ टेबल है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि जब तक हमारे पास कोई एक भी वैल्यू 1 ना हो जाए हमारे पास आउटपुट 1 ही आएगी। सॉरी, जब तक हमारी कोई एक भी वैल्यू 1 है तब तक हमारे पास आउटपुट 1 होगी, अनटिल और अनलेस कि हमारे पास दोनों इनपुट जो है वो 0 हो जाए। इन दैट केस हमारे पास जो आउटपुट होगी वो 0 हो जाएगी। और हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट जो हैं वो 1 है तो हमें आउटपुट में भी 1 मिल रहा है, और अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू भी 1 है और दूसरी 0 है तब भी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट में 1 ही मिल रही है। सो हम इसके अंदर हर बिट को जो है वो दूसरी बिट के साथ जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ मौजूद है दैट इज़ बिट क्लियर, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं BIC। जब हम बिट क्लियर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बिट क्लियर का तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास जो सेकंड ऑपरेंड है हम उसके ऑपरेंड का निगेटेड वर्जन लेते हैं। और उसके बाद इन दोनों को जो है आपस में एंड करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहले ऑपरेंड और नेगेटिव ऑफ सेकंड ऑपरेंड को हम एंड करवाते हैं, और जब हम दोनों को एंड करवाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है जो रिमेनिंग बच जाती हैं, या आप कह सकते हैं जहाँ पे हमारे पास किसी एक जगह पे भी हमें 0 मिल जाएगा वो वैल्यूज़ डिस्कार्ड हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास एंड की एक प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको हम मास्किंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। वो ये है कि अगर मेरे पास एक दो इनपुट्स हैं A B और ये हमारे पास आउटपुट है, तो 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। अब मैं यहाँ पे जो हमारी इनपुट A है मैं इस इनपुट A को मैं मास्क कह देता हूँ।
सो अगर मेरे पास ये मास्क है तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जितनी देर तक मेरे पास, सॉरी पहले में हम इसको टेबल कंप्लीट कर लें। तो हम टेबल कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास जो एंड गेट की जो टेबल है वो रिप्रेजेंट करता है 0, 0, 1, 1 एंड 1। आप इस चीज़ को ज़ीरो, 0, 0 एंड 1, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जितनी देर तक आपके पास मास्क की वैल्यू 0 है, आपके पास आउटपुट 0 है। लेकिन जब आपकी वैल्यू मास्क की 1 हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट में वो वैल्यू है जो आपके पास इनपुट में अवेलेबल है। सो ये चीज़ जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मास्किंग के तौर पे, कि हमने अगर किसी डाटा को जो है वो देखना हो कि हमें कोई हमारे डाटा में से कोई ख़ास पोर्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसको मास्क करके अलहदा कर देते हैं, या हमें अगर कोई उसमें से ख़ास पोर्शन रिक्वायर्ड हो तो हम उसकी मास्किंग कर देते हैं, और उस मास्किंग के अंदर जितना डाटा हमें रिक्वायर्ड हो उसको हम उस पर जो मास्क उस एरिया पर लगाएंगे वो 1 का लगाएंगे और बाकी बिट्स को हम 0 कर देंगे। उससे ये होगा कि हमारे पास सिर्फ वो रेलेवेंट बिट्स ही हमारे पास जो है वो फिल्टर होके हमें रिजल्ट में मिलेंगी, और बाकी रिजल्ट सारा का सारा वो अलहदा हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे सपोज्ड कि मुझे सिर्फ इस एक बिट का रिजल्ट चाहिए हो कि क्या मेरे पास R0 के अंदर ये वाली बिट 1 है या नहीं है, तो मेरा तरीक़ेकार ये होगा कि मैं बाकी तमाम को 0 कर दूंगा और सिर्फ इस बिट को 1 रखूंगा और इसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज को 0 कर दूंगा। सो इन दैट केस के इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मुझे आउटपुट में नजर आ जाएगा और बाकी वैल्यूज जो हैं वो अलहदा हो जाएंगी, और इस एक वैल्यू के ऊपर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी हम इसकी मास्किंग को की यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दो चीज़ें मौजूद हैं उनमें है बिट फील्ड क्लियर और बिट फील्ड इंसर्शन। हम जब भी डाटा लिखते हैं हमारे पास अगर ये 32 बिट्स मौजूद हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 31, तो ये जो लोएस्ट बिट है इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारे पास होती है MSB या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट, अगर हमने कोई डाटा को क्लियर करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं BFC बिट फील्ड क्लियर। उसका तरीक़ेकार ये है कि हमने उसको डेस्टिनेशन रजिस्टर बताना है कि जिसके अंदर हमने उसको डाटा को क्लियर करना है, प्लस हमने उसको स्टार्टिंग फ्रॉम LSB पोजीशन हमने उसको वो लोकेशन बतानी है जहां से लेके हमने अपना डाटा जो है उसको क्लियर करना है। सो हमें स्टार्टिंग बिट की पोजीशन बतानी होगी फ्रॉम LSB। लेट्स से कि हमें बिट नंबर 8 से डाटा क्लियर करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर हमें जो अगली चीज़ बतानी है कि हमें कितना डाटा क्लियर करना है। सो दैट मीन्स कि इनकी विड्थ कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मेंशन किया कि 12 बिट्स हमने यहाँ पे जो है उनको क्लियर करना है। सो दैट मीन्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम बिट नंबर 8 टिल बिट नंबर 19 12 बिट्स का डाटा जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड फॉर बिट फील्ड इंसर्शन। अगर आपने कुछ बिट्स का डाटा इंसर्ट करना है या रिप्लेस करवाना है तो हमें बताना पड़ेगा कि आपने पहली चीज़ किस रजिस्टर के अंदर जो है आपने जो है ये किस बिट का जो रजिस्टर का जो डाटा है उसको आपने उसके अंदर आपने डाटा को इंसर्ट करवाना है।
उसके अंदर आप ये बताएंगे कि आपने कौन सी स्टार्टिंग बिट से आपने डाटा जो है वो इंसर्ट करना शुरू करना है और कितना बाइट या कितने बिट का डाटा जो है वो आपने कितने बिट का डाटा जो है वो आपने इसमें रिप्लेस करना है। अब इसके बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा वो हम अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर रिप्लेस कर देंगे, सॉरी प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारे पास जो ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनके लिए हमें एक चीज़ कंसीडर करना ज़रूरी है कि दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वो ये है कि एक चीज़ हमारे पास होती है बिट ऑपरेटर्स और एक है हमारे पास बूलियन ऑपरेशंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप इन दोनों के अंदर देखें तो आपको दोनों के अंदर आपको एंड भी नज़र आ रहा है, और का ऑपरेशन भी नज़र आ रहा है और नॉट का ऑपरेशन भी नज़र आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में मेन फ़र्क ये है कि जब आप बिट वाइज ऑपरेशन करते हैं तो बिट वाइज ऑपरेशन के अंदर आप हर बिट के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 32 बिट का डाटा है तो आप बिट नंबर 1 को ऑपरेंड ए की, आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं ए एंड बी और ये दोनों 32 बिट डाटा है। आपने इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर किया। सपोज इसकी वैल्यू थी 10101010 और इस तरह 01011010 एंड समथिंग लाइक दैट। तो आप इसकी हर वैल्यू को, हर बिट को दूसरी बिट के साथ कंपेयर करोगे और उसके ऊपर अपना लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो आपका जो है आपका बिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और ये आपके इसके अंदर आप एंड भी यूज कर सकते हो, और भी यूज कर सकते हो और नॉट भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक और ऑपरेशन मौजूद है जिसको आप कहते हो बूलियन एंड और बूलियन नॉट। जिस तरह आप अपने सी के अंदर जो है आप फंक्शंस लिखते थे कि आप एक इफ की कंडीशन लगाई है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ये और जो है ये एंड वाला मैंने यूज किया, सॉरी मैं अपने अल्फाज को चेंज कर लेता हूं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू एंड कंडीशन नंबर 2 इज ऑल्सो ट्रू, देन यू कैन परफॉर्म दिस वर्किंग। जस्ट लाइक कि मैं यहां पे लिखता हूं इफ कंडीशन 1 is true and condition 2 is also true, then do this। तो हम अपनी स्टेट ऑफ कुछ जो है प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास बूलियन ऑपरेशन है कि हमें दो कंडीशंस को मीट करना है तो हमारे पास वर्किंग होगी। ये है हमारे पास बूलियन ऑपरेशन। और एक है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेशन। बिट वाइज ऑपरेशन के अंदर हम एक डाटा के अंदर एक एक बिट को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। और उस कंपैरिजन की बेस पे हम अपनी वर्किंग करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम एंड ऑपरेशन के लिए डबल एंड, और के लिए डबल और नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। जबकि हमें अगर बिट वाइज ऑपरेशन करना हो तो हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो थोड़े से चेंज हैं। हम अपने बिट वाइज ऑपरेशंस को नज़र देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें किसी एक बिट को चेक करना हो कि उसका रिज़ल्ट क्या है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये आपका जो इक्वेशन है या आपकी जो तरीक़ेकार लिखा हुआ है ये आप उसमें सी में भी यूज़ कर सकते हैं।
जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की कि हम उसकी मास्किंग लगाते हैं और हमें मास्किंग बताती है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। सो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है ए, और मुझे उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर चेक करना है कि उसकी एक स्पेसिफिक बिट के ऊपर चेक करना है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैं उसको मास्क कर दूंगा, और मास्क करने का तरीक़ेकार ये होगा कि मैं उस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर 1 रखूंगा और बाकी तमाम जगहों को 0 कर दूंगा। तो जहां जहां पे 0 होगा मेरा रिजल्टेंट आंसर जो है वो तमाम का तमाम जो है वो 0 हो जाएगा, एक्सेप्ट उस एक पोजीशन के। तो हम क्या करेंगे, ये k जो है ये प्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को। हम चूंकि 5th पोजीशन को चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे k = 5 यूज करेंगे, और जो उसका आंसर आएगा, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, उसको हम एंड कर देंगे अपने रजिस्टर के साथ। तो तरीक़ेकार आपको समझ आ गई है कि आपने अगर यहाँ पे एंड परफॉर्म करें और आप जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू रखें उसके अंदर उन स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर 1 रखें जहाँ पे आपने रिजल्ट को चेक करना है कि आपके सोर्स के अंदर जो है वो डाटा उस पोजीशन पे क्या है, और बाकी डाटा को आप डिस्कार्ड कर दें, तो आपके पास जो रिजल्ट जनरेट होगा इन योर डेस्टिनेशन वो आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि क्या उस पोजीशन के ऊपर आपका डिजायर्ड रिजल्ट आया या नहीं आया। इसी तरह की प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो सेट बिट के लिए भी यूज हो सकती है, और वो सेट बिट के लिए ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपका और गेट की प्रॉपर्टीज को यूज करूं, आपके पास और गेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर आपके पास 2 ऑपरेंड्स हैं b a एंड b, उनका टेबल बनाते हैं, तो आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है कि सिवाय 0 0 के ये हर जगह पे अपनी वैल्यू को 1 करता है। अब हम यहाँ पे इसको फिर उसी तरीके से चेक करते हैं कि अगर मैं ये इस a को मैं मास्क कह देता हूँ, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, हमारे पास जो आंसर है वो हमारी इनपुट आ रही है। लेकिन जहां पे इसकी वैल्यू 1 है वहां पे इसके आंसर वही आ रहा है जो मास्किंग है। सो दैट मीन्स कि अगर हमने अपने रिजल्ट को 1 डिक्लेयर करना हो तो वहां पे हम अपने मास्क को 1 कर देते हैं, लेकिन अगर हमें किसी जगह पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू रिक्वायर्ड हो कि वो उसके अंदर जो भी अपनी वैल्यू आ रही है वही एग्जिबिट करे, तो वहां पे हम अपने मास्क को 0 कर देते हैं। सो अगर आप इसको इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से सी में रिप्रेजेंट कर दें तब भी आपकी जो है ये वर्किंग यही प्रपोज करेगा। और तरीक़ेकार यही है कि आपके पास एक जो भी रजिस्टर के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं और आपको किसी एक पोजीशन के ऊपर आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड है, लेट्स से एट दिस पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, आप बाकी पोजीशन के ऊपर जो है वो अपने मास्क को 0 कर देंगे सिवाय उस एक पोजीशन के, क्योंकि उस एक पोजीशन के ऊपर जो है वो अपना वैल्यू को 1 कर देगा और बाकी वैल्यू जो है वो वही रिप्रेजेंट करेगा जो उसकी अपनी है। सो इसको आप जो है अपने पास कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे और लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिट वाइज और लॉजिक, और उसके अंदर आपने जो मास्क आपने तैयार करना है वो बाकी तमाम जगहों पे 0 और आपकी डिज़ायर्ड जगह पे 1 को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको आप बिट वाइज और कर देंगे अपने दूसरे ऑपरेंड के साथ जिसको आप चेक करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमें जो है अपनी बिट को क्लियर करना है एट ए सर्टेन पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा जो है वो मास्क वही यूज़ होगा जो हमारा एंड का मास्क है, जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया था कि हम जहाँ पे 0 करते हैं वहाँ पे हमारी आउटपुट बाहर नहीं आती।
लेकिन अगर हम उसकी आउटपुट जो है वो 1 कर देते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास आउटपुट में हमें अवेलेबल हो जाती है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर हमें सी के अंदर कोड करना हो तो उसके लिए तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीक़ेकार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है हमारे पास कि आप उस एक पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर आप वैल्यू को 1 कर दें तो आपका जो रिज़ल्ट है रिमेनिंग वो सारा का सारा एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। और जिस पॉइंट को आपने जो है वो क्लियर करना है उस एक पॉइंट के ऊपर आप वैल्यू को 0 कर दें तो आपका रिजल्ट उस एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर आप किसी एक बिट को अपने डाटा के अंदर क्लियर करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास ये होगा कि हम जो है एक मास्क तैयार करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक उस पोजीशन के ऊपर हम 0 रखेंगे जिसको हमें क्लियर करना है और बाकी तमाम वैल्यूज़ को 1 कर देंगे और उसके बाद उस वैल्यू को हम एंड करवा देंगे अपने डिज़ायर्ड रजिस्टर की वैल्यू के साथ और उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसमें वो स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी और रिमेनिंग डाटा हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो हमें रिक्वायर्ड हो सकती है दैट इज़ कि अगर हमें बिट को टॉगल करना है दैट मीन्स कि अगर हमारे पास आंसर जो है उस पोजीशन के ऊपर अगर 1 आ रहा था डाटा में हमने उस डाटा को 0 से 1 और अगर 1 है तो उसको 0 करना है तो उसका तरीक़ेकार जो लिखने का तरीक़ेकार सी के लिए है वो तो है ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें जो आप खुद इंप्लीमेंट करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी आपके पास डाटा होगा ये ऑपोजिट के ऊपर अपना डाटा जो है वो 1 करता है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं एक्सक्लूसिव और का गेट का ट्रुथ टेबल बनाऊं तो 2 इनपुट्स हैं हमारे पास A और B और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 इसके ऊपर हमारे पास ऑपोजिट के ऊपर हमारे पास जो है वो वैल्यू 1 मिलेगी। सो इन दैट केस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अपनी अगर मैं इस एक को मास्क कंसिडर कर लेता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी देर मैं इसको मास्क को अपने 0 रखता हूं उतनी देर मेरे पास आउटपुट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो मेरे आउटपुट की है या मेरे इनपुट की वैल्यू है वही मेरी आउटपुट में वैल्यू आ रही है। लेकिन जब मेरा जो मास्क है वो 1 हो जाता है तो वो अपनी इनपुट की वैल्यू को टॉगल कर जाता है। सो इन दैट केस कि अगर मुझे किसी वैल्यू को टॉगल करवाना हो मैं उस पोजीशन के ऊपर जो है अपने मास्क को 1 कर दूंगा और बाकी तमाम जगह पर वैल्यू को 0 रखूंगा। जहां पे मेरी वैल्यू मास्क की 0 होगी वहां पे मेरा रिजल्ट एज इट इज आउटपुट में अपने आप को प्रेजेंट करेगा। लेकिन जिस पोजीशन के ऊपर मेरी वैल्यू 1 होगी वहां पे वो अपनी वैल्यू को ऑपोजिट परफॉर्म करेगा। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे वो 1 होगी तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगी और अगर 0 होगी तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं कि अगर हमने इसको असेंबली में कोड करना हो तो हम यहाँ पे सिंपल एक्सक्लूसिव और के साथ अपना एक मास्किंग तैयार करके हम उसको एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। मेरे पास जो मास्क तैयार होगा उसके अंदर हम उस स्पेसिफिक पोजीशन पे 1 रखेंगे और 1 को और बाकी रिमेनिंग बिट्स को हम 0 कर देंगे और उसको हम एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करवाएंगे अपने इनपुट डाटा के साथ। और जब उसका रिजल्ट जनरेट होगा उसके अंदर उस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जो हमारी वैल्यू होगी वो टॉगल कर जाएगी और जो रिमेनिंग डाटा है वो हमारे पास एज इट इज़ प्रिजर्व रहेगा।
इसके बाद जो हमारे पास दो ऑपरेशन मौजूद हैं दैट इज़ सैचुरेशन इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर हमारे पास साइंड सैचुरेशन मौजूद है और अनसाइंड सैचुरेशन मौजूद है। साइंड सैचुरेशन या अनसाइंड सैचुरेशन, सैचुरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सैचुरेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हम अपने सिस्टम को एक लिमिट लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा हमारा बिहेवियर जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। यानी हम इसके ऊपर कुछ लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं कि अगर इससे लिमिट जो है वो एक्सीड करती है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो सैचुरेट कर जाएगी और उससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, इसकी मैं एक मिसाल देने के तौर पे कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास हमने शुरू में देखा था लेक्चर्स के अंदर कि अगर हमारे पास हम अपने नंबर को बाइनरी नंबर है और वो 4 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है और हम उसको इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं तो क्या होगा? लेट्स से अगर वो 4 बिट का नंबर है तो वो 0 के बाद वो अपने आप को एडिशन करेगा +1 की, तो वो 0 से 1, 1 से 2, फिर 3, 4 एंड सो ऑन टिल योर A, B, C, D, E एंड देन F। ये आपके पास मैक्सिमम नंबर है जो 4 बिट में रिप्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी 4 बिट के अंदर एक ऐड और कर देंगे या इसमें आप +1 और कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 0। सो ये आपने क्या किया, ये अब आपका साइकिल दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो गया। सो आपकी बजाय इंक्रीमेंट होके वो F से ऊपर जाता, वो दोबारा 0 पे आ गया। सो आप इस बिहेवियर से बचने के लिए कि आपका रिजल्ट जो है वो बजाय ये कि अचानक ऊपर से वो एकदम नीचे गिर जाए, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास एक सिग्नल है और आपका सिग्नल इंक्रीज कर रहा है। अब इसे आफ्टर सर्टेन टाइम इसको मजीद इंक्रीज करना चाहिए था इस पोजीशन पे, लेकिन चूंकि आपका इससे ज़्यादा जो है आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता तो वो एक आपको, अगर आप सैचुरेशन इस पे नहीं लगाएंगे तो एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिप आ जाएगा। अगर आप इस डिप से बचना चाहते हैं और अपने सिस्टम को डिस्टॉर्ट होने से बचाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट के ऊपर सैचुरेशन लगा देंगे ताकि जैसे ही वो सैचुरेशन हो वो वहीं पे रिटेन करे और जब वो सिस्टम से वापस अपनी रेंजेस के अंदर वापस आए तो अपने सिस्टम को दोबारा उसी तरीके से परफॉर्मेंस शुरू कर दे। सो इससे आप डाटा के ऊपर एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं और आपका सिस्टम जो है वो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर शो करने के बजाय अपने नॉर्मल बिहेवियर के अंदर आ जाता है। हाँ, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करता है तो उतने एरिया के ऊपर एक क्लिपिंग लग जाती है। ये आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत हेल्पफुल होती हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे आप डिजिटल प्रोसेसिंग के ऊपर आप काम कर रहे हो या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जिसको हम कहना चाहिए उसके ऊपर अगर काम कर रहे हो तो ये वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाता है। अब हम अगर इसकी इंस्ट्रक्शंस देखें तो हमारे पास इसके लिए दो किस्म के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। द वन इज़ SSAT विच इज़ योर साइंड सैचुरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ योर अनसाइंड सैचुरेशन विच इज़ USAT। इस केस के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास डेस्टिनेशन आ गई है, उसके बाद हमने वो रेंज बतानी है नंबर ऑफ बिट्स की जिसके अंदर हम अपने डाटा को सैचुरेट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हम 11 बिट के अंदर जो है अपने डाटा को सैचुरेट करेंगे तो जिसकी रेंज हमारे पास बनती है 2⁻11। यहाँ पे आपको रेंज डिफरेंट नज़र आ रही है, उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास साइंड नंबर है और साइंड नंबर जो है हमारे पास नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ ये हमारी सोर्स है जिसके ऊपर हम सैचुरेशन अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक नंबर R1 के अंदर मौजूद है उसको हमने सैचुरेट करना है 11 बिट्स के अंदर तो वो इस रेंज के अंदर उसको सैचुरेट करेगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम R2 में सेव करवा देंगे। इसी तरह हम जो है जब अप्लाई करेंगे यही सेम टेक्निक USAT पे तो उसके अंदर वो एक अनसाइंड रेंज के ऊपर जो है वो आपके नंबर को सैचुरेट करेगा, यानी वो सिर्फ आपकी एक साइड के ऊपर सैचुरेट करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडों पे नहीं करेगा। रेंज वही 11 बिट्स की है। सो दैट मीन्स कि आप 0 to
2⁻11 के अंदर जो है उसको सैचुरेट कर रहे होंगे, 11 बिट के अंदर जो है डाटा सैचुरेट हो रहा होगा। किसको करोगे? वो आप R3 के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको करेंगे, और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको हम R2 के अंदर सेव करवाएंगे। यहाँ तक हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना इसी का पार्ट 2।